हाय गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टॉक मार्केट्स को एज अ बिगिनर पूरा पूरा समझेंगे। सो टू गिव यू अ हेड्स अप, जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में ऑलरेडी पता है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बट जो स्टॉक मार्केट्स को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट्स का एबीसी भी नहीं पता है, फॉर दोज गाइज दिस वीडियो इज एक्चुअली मेंट फॉर। ये वीडियो मैं पूरा हिंदी में रखूंगा और मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि स्टॉक होता क्या है। देन मैं डिस्कस करूंगा कि एक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट क्यों आता है। एंड आफ्टर दैट मैं डिस्कस करूंगा कि जब भी हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना होता है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। फिर इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। एंड लास्टली मैं आपके साथ ब्रोकर का टर्मिनल ओपन करूंगा और हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली आप उसमें ट्रेड प्लेस कैसे कर सकते हो या इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, सो टू बिगिन विद हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक स्टॉक होता क्या है। नाउ स्टॉक बहुत ही सिंपल है। से फॉर एग्जांपल शुरुआत से शुरू करते हैं। देयर आर टू पीपल, सोमनाथ एंड शुभ। उन दोनों ने कंपनी स्टार्ट की और उन दोनों कंपनी के इक्वल पार्टनर्स थे। नाउ इन दैट केस से फॉर एग्जांपल दोनों के पास 50-50 शेयर्स थे। ऑलराइट, शुभ के पास 50 शेयर्स थे, सोमनाथ के पास भी 50 शेयर्स थे। तो दे बोथ वर इक्वल पार्टनर्स। सो 50% होल्डिंग एक जन के पास थी और 50% होल्डिंग दूसरे जन के पास ही, टोटल बनता है 100 शेयर्स। नाउ अब होता क्या है कि कंपनी बहुत अच्छा करती है, कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा है कंपनी के साथ। अब ये दोनों एज अ प्रमोटर चाह रहे हैं कि कंपनी में और फंड रेज किया जाए और भी पार्टनर्स ऑनबोर्ड किए जाए। इंडिविजुअल पार्टनर्स में जाने के बदले लोग क्या करें, सीधा सीधा पब्लिक के पास जा रहे हैं और उनसे फंड रेज करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस को और कुछ नहीं बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें हो क्या रहा है, कोई भी एक एस्टैब्लिश कंपनी टू सम एक्सटेंट वो पब्लिक के पास जाती है और वहां से फंड रेज करने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इनके पास 100 शेयर्स थे। ऑलराइट, अब ये लोग नए 10 शेयर्स इशू कर रहे हैं, किसको, पब्लिक को। ऑलराइट, नए 10 शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो टोटल कंपनी के शेयर्स 110 हो जाएंगे। और जो नए 10 शेयर्स इशू करेंगे बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस, मान लो जो भी शेयर प्राइस हुआ XYZ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना अमाउंट कंपनी के पास आएगा। अब जब वो अमाउंट कंपनी के पास आता है तो शुभ एंड सोमनाथ एज पार्टनर्स व्हाट दे कैन डू हियर इज दे कैन एक्चुअली यूज दिस मनी और वो अपनी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प में ले सकते हैं इस अमाउंट को। सो इसी तरह से कोई भी एक कंपनी पब्लिक होती है। ऑलराइट, पब्लिक होने के बाद वो लिस्ट हो सकती है। लिस्ट किस पे होती है, जनरली एक्सचेंजेस पे होती है। अभी एक्सचेंजेस कौन होते हैं, इंडिया में दो फेमस एक्सचेंजेस है, दैट इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो बेसिकली आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर एक कंपनी पब्लिक हो रही है, इस तरीके से अगर फंडिंग रेज हो रहा है, इस तरीके से अगर पब्लिक कंपनी के पार्टनर्स बन रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स में, सो वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंजेस कौन से BSE NSE। तो NSE और BSE सिर्फ एक मार्केट प्लेस की तरह बिहेव करते हैं जहां पे ये कंपनियां लिस्ट हो सकती है। और एक बार जब ये कंपनियां लिस्ट हो जाती है, नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। और ये टोटल शेयर्स कितने हैं, 110 शेयर्स है कंपनी के। ये बाय और सेल इजीली मार्केट्स में हो सकते हैं अमॉन्ग द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सचेंजेस, जो कि BSE और NSE इंडिया में फेमस है। ऑलराइट, नाउ जैसे अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप समझ पाओगे कि इंडिया में आज के टाइम पे करीबन करीबन 4 से 5 हजार कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टेड है, यूनिकली लिस्टेड है BSE NSE प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल रिलायंस एज अ कंपनी लिस्टेड है, तो रिलायंस के 6 लाख शेयर्स है। ऑलराइट, ये शेयर्स अब अलग अलग लोगों में बटे हुए हैं। रिलायंस लिस्ट हुए बहुत टाइम हो गया है, रिलायंस ने अपना IPO बहुत पहले लाया था। कुछ करीबन इसके 48% टू 49% अभी भी अंबानी फैमिली होल्ड करती है और जो रेस्ट 51-52% है दैट इज विद अदर पीपल। अब ये दूसरे लोग कौन होते हैं और कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी के स्टॉक या फिर शेयर जब एक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, सो वो नंबर ऑफ शेयर्स जो रहते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही रहते हैं। ऑलराइट, सो एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि जो सप्लाई होती है वो आपकी एक कांस्टेंट होती है और हमारे इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि रिलायंस के 6 लाख शेयर्स हमारे पास है। अब यहाँ पे हमको समझना जरूरी है कि रिलायंस एज अ बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, शायद कंटिन्यूसली ग्रो भी कर सकता है। तो जैसे जैसे रिलायंस अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके शेयर्स की डिमांड क्रिएट होगी। ऑलराइट, सो से फॉर एग्जांपल रिलायंस ने इस क्वार्टर या फिर इन पिछले 3 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सो अगर रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि आप जैसे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स या फिर आप जैसे बडिंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। सो इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इस कंपनी में डिमांड क्रिएट कर रहे हो या फिर इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हो। आप डिमांड क्रिएट करने कहाँ जाते हो जनरली,
कोई भी और गुड्स या सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो तो आप डिमांड क्रिएट करने कहाँ जाते हो? मार्केट प्लेस में जाते हो। यहाँ पे मार्केट प्लेस कुछ और नहीं बट हमारे एक्सचेंजेस ही है। ऑलराइट, सो वो जो एक्सचेंजेस होते हैं हमारे, दोस आर द मार्केट प्लेसेस जहाँ पे हम ये डिमांड क्रिएट करते हैं जब कोई स्टॉक अच्छा करता है। वैसे ही मान लो कि रिलायंस ने पिछले 3 महीने में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया, कुछ स्ट्राइक्स हो गई या फिर ऐसी कोई चीज हो गई जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया पिछले 3 महीने में। सो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप डिमांड क्रिएट नहीं करोगे, रादर आप डिमांड स्टॉक की कम कर दोगे। सो जैसे ही आप ये डिमांड कम ज्यादा करते हो एज इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, ऑटोमेटिकली वो स्टॉक के प्राइस पे भी इंपैक्ट करता है। मार्केट प्लेस में हम जब जाते हैं और जब हमको पता है कि सप्लाई ऑलमोस्ट लिमिटेड है, तो जैसे ही हम डिमांड को ऊपर नीचे करते हैं प्राइस भी मूव कर जाता है। तो ये मेरा मार्केट प्लेस हमारे इस केस में कुछ भी नहीं बट हमारे एक्सचेंजेस है, दैट इज एनएससी एंड बीएससी, और ये जो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो सिंपल सा लॉजिक है, जब मेरी डिमांड बढ़ने लगती है तो जो मेरा स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाने लगता है, और जैसे मेरी डिमांड कम होती है वो पर्टिकुलर स्टॉक की, क्योंकि XYZ कोई रीजन हुआ है या फिर कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इंपैक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ये डिमांड के चलते ही स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आती है, स्टॉक बढ़ता है, गिरता है, और जब बहुत अच्छा कोई स्टॉक परफॉर्म करता है या फिर स्टॉक के साथ सारी चीजें अच्छी चल रही होती है, इन दैट केस वो डिमांड बढ़ती जाती है। सो विद दिस आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये समझ पा रहे हो कि एक स्टॉक होता क्या है, और स्टॉक जब लिस्ट हो जाता है तो वो ट्रेड कैसे होता है और उसका भाव ऊपर नीचे कैसे होता है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अलोंग विद दिस इज आल्सो कि मार्केट्स में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। ऑलराइट, एनएससी बीएससी के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट्स में जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सचेंजेस की ही वापस। सो एक्सचेंजेस इंडिया में 2 है, जैसे कि मैंने बताया, बीएससी एनएससी। वो एक मार्केट प्लेस की तरह वर्क करते हैं और उनका काम है बायर को सेलर से मिलवाना और सेलर को बायर से मिलवाना। कोई भी मार्केट में आप जाते हो, चाहे आप एक छोटी सी सब्जी मंडी में क्यों ना चले जाओ, वो सब्जी मंडी में भी क्या होता है, आप एज ए बायर जाते हो और आपको बहुत सारे सेलर्स दिखते हैं, और वो सब्जी मंडी क्या काम करती है? वहां पे बायर को सेलर से मिलवाती है। ठीक उसी तरह एक्सचेंजेस भी एग्जैक्टली सेम रोल प्ले करते हैं। सो एक्सचेंजेस का मेन ये काम होता है। ये दोनों बड़े एक्सचेंजेस है इन टर्म्स ऑफ कितना अमाउंट ट्रेड होता है, कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है दोनों एक्सचेंजेस पे। एनएससी आज के टाइम पे बीएससी से थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करता है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पार्टिसिपेंट हो गया पूरे ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज, जो कि एनएससी और बीएससी है। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द ब्रोकर। अब आपको पता है कि आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, पर आप खरीदोगे कैसे? आपको ये एक्सचेंज का एक्सेस चाहिए, आप अपना डिमांड एक्सचेंज के आगे रख पाओ, उसके लिए आपको कोई जरिया चाहिए, कोई इंटरमीडिएटरी चाहिए। सो दैट इज वेयर ब्रोकर कम्स इनटू द पिक्चर। तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स लिस्टेड है, जैसे कि धन है, जीरोधा है, ग्रो है, ऑलराइट, ये सारे ब्रोकर्स है। ये सारे ब्रोकर्स आपको हेल्प करते हैं एक्सचेंज से कनेक्ट करवाने में, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप अपना ट्रांजैक्शन प्लेस कर पाओ। सो ब्रोकर का काम बहुत सिंपल होता है। आप अपना अकाउंट ब्रोकर के थ्रू बनाइए, आप अपना केवाईसी फिल करिए, एंड वंस यू डू दिस यू विल बी गेटिंग योर अकाउंट ऑन द ब्रोकर्स पोर्टल। एंड जैसे ही आप ब्रोकर पोर्टल पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, आपको सभी स्टॉक्स जो लिस्टेड एक्सचेंज पे, उसको बाय या सेल करने का आपको राइट मिल जाता है। ऑलराइट, सो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अलॉन्ग विद द एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्रोकर, जिस ब्रोकर के साथ हम हमारा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करो ब्रोकर के साथ, आप अलग अलग ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन द चार्जेस दैट दे आर चार्जिंग, बेस्ड ऑन द फीचर्स दैट दे आर गिविंग, ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, सो वो आप कंपैरिजन कर सकते हो एंड देन यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नाउ देयर इज वन मोर रिस्क व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रोकर्स। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं इस ब्रोकर पे ट्रस्ट क्यों करूं? मान लो मैंने इस ब्रोकर के थ्रू 1000 शेयर्स आईटीसी के खरीदे, तो क्या गारंटी है कि वो ब्रोकर मेरे 1000 शेयर्स मेरे आईटीसी के मुझे दे ही देगा? सो यहाँ पे आपको किसी भी ब्रोकर के साथ इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो सेबी ने एक बहुत ही सिंपल सा हमारे वहाँ तरीका बनाया हुआ है कि ब्रोकर आपको सिर्फ ट्रांजैक्ट करने में हेल्प करता है, बट जब आप बाई सेल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस के या फिर आईटीसी के 1000 स्टॉक्स बाई किए, 500 स्टॉक्स बाई किए, 100 स्टॉक्स बाई किए, तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्टॉक्स को होल्ड करके रखे। सो ब्रोकर क्या करता है? आपके स्टॉक्स एक डिपॉजिटरी अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। ये डिपॉजिटरी अकाउंट कौन मेंटेन करता है? इंडिया में वी हैव 2 पार्टीज फॉर दैट, वन इज सीडीएसएल एंड द सेकेंड इज एनएसडीएल। ऑलराइट, ये दोनों डिपॉजिटरीज है जो कि एक लॉकर की तरह वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट
आपका जो शेयर्स है जो कि एक डीमटेरियलाइज फॉर्म में है या फिर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जैसे कि आप लोगों ने हर्षद मेहता मूवी में देखा होगा कि उस समय जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में थे, पेपर होते थे बकायदा बकायदा शेयर्स के। बट एज ऑफ टुडे हम बहुत आगे आ चुके हैं, सो वी हैव शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाउ सिंस वी हैव शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स कहीं तो स्टोर होंगे। सो फॉर दैट वी हैव CDSL एंड NSDL, जहां पे ये शेयर्स जो है वो स्टोर होते हैं। और ये CDSL NSDL किसके साथ लिंक्ड रहते हैं? आपके ब्रोकर के साथ लिंक्ड रहते हैं। सो वंस यू ट्रेड थ्रू अ ब्रोकर, यू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, जब आपके स्टॉक आपके पास आते हैं तो जो जो स्टॉक आपके पास आते हैं वो इन डिपॉजिटरी के पास जाते हैं। ये डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ऑलराइट, ये ब्रोकर ये डिपॉजिटरीज आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे कौन-कौन से सीखे हमने अभी तक? हमने एक एक्सचेंज सीखा, जो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। वो एक्सचेंज से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रोकर के थ्रू एक्सेस करते हैं उसे। और जब भी हम ब्रोकर के थ्रू बाय सेल करते हैं कोई चीज, तो जो भी हमारे अकाउंट में स्टॉक्स आते हैं या फिर पैसे आते हैं जब हम सेल करते हैं, तो हमारा डीमैट या फिर हमारा जो लॉकर वाला काम है वो कौन करता है? CDSL NSDL करता है। ध्यान रहे, जब आप ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। साथ ही साथ बैकएंड पे और क्या चीज ओपन हो जाता है? आपका एक डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन हो जाता है विद आइदर ऑफ द टू पार्टीज। सो ब्रोकर आपको सिर्फ ट्रेड करने में हेल्प करता है, बाकी आपके स्टॉक्स को सिक्योरली सेफली रखने में CDSL और NSDL आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए हो सकता है शायद आपने CDSL NSDL के बारे में ना सुना हो, बट आपने ब्रोकर्स के बारे में सुना हो, क्योंकि CDSL NSDL का काम काफी बिहाइंड द स्क्रीन होता है और ब्रोकर्स का काम काफी ज्यादा इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन होता है। तो ब्रोकर डायरेक्टली ही कनेक्टेड रहता है या तो CDSL या फिर NSDL के साथ, और आपको ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपको जो भी ब्रोकर अपने डिपॉजिटरी के साथ लिंक रहता है आइदर ऑफ दीस टू, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। सो दीज आर द 3 मेन पार्टिसिपेंट्स दैट वी अंडरस्टूड। द फोर्थ पार्टिसिपेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज पीपल लाइक यू एंड मी। सो हम लोग वी आर क्लासिफाइड एज रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स इन द मार्केट्स, क्योंकि हम लोग इतने सारे कैपिटल के साथ मार्केट्स में नहीं जाते हैं। हमारे पास 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का कैपिटल होता है जिसके साथ हम मार्केट्स में जाते हैं। एंड when people with this amount of capital comes in the market, वो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स में क्लासिफाई होते हैं। जैसे ही हम रिटेल इन्वेस्टर्स में क्लासिफाई होते हैं, हम जो डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, दैट इज नॉट दैट वेरी हाई, बट जैसे ही हम क्यूमुलेटिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो डिमांड सप्लाई क्रिएट होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। सो अलॉन्ग विद अस, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर समझ गए हो जो कि छोटे कैपिटल के साथ आते हैं, तो आप साथ ही साथ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी समझ जाओगे, जो कि कुछ नहीं बट वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो ज्यादा पैसा लेके मार्केट में चीजें खरीदने बेचने आते हैं। सो आइडिया सिंपल है, आप एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी में जा रहे हो, आप अपनी वैगनर में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो गए। जो मर्सिडीज BMW में आ रहा है वो एक HNI हो गया। अब इसी के साथ साथ और कौन बड़े हाथी होते हैं जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं? देयर आर 2 मोर मेन प्लेयर्स, रादर 3। One is DIIs, those are domestic institutional investors. Second is FIIs, foreign institutional investors, and the last is the government. Alright, ये 3 बड़े हाथी होते हैं जो कि मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ऐसे रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाई सेल इतना ज्यादा नहीं करता है, बट गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। जैसे हमारे केस में शुभ और सोमनाथ थे, वैसे शुभ सोमनाथ की जगह आप गवर्नमेंट को रिप्लेस करके इमेजिन करो। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है इंडियन मार्केट्स में जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है। फॉर एग्जाम्पल ITC में है, फॉर एग्जाम्पल PSUs जो लिस्टेड है उनमें है। ऑलराइट, सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है। LIC एक कंपनी है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है। वैसे ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हो गए? म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, ETF फंड हाउसेज हो गए, जो कि बल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि मेरा एसेट म्यूचुअल फंड है, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब ये लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं तो ये 100-200 करोड़ नहीं कर रहे होते, बट इनका पूल साइज बहुत बड़ा होता है। इनफैक्ट टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लाखों करोड़ों की है। सो ये म्यूचुअल फंड्स जब मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको DII की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इंडिया में ही है, बट एट द वेरी सेम टाइम ये इंस्टीट्यूट्स है, बहुत बड़े लोग हैं ये। सो दैट इज हाउ दे आर क्लासिफाइड। नेक्स्ट अप इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जैसे आपने देखा कि डोमेस्टिक में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वैसे ही फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया में आते हैं और इंडिया में इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और अगेन ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये हेज फंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो भी एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत बहुत बड़ा फंड लेके आ रहा है और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है,
जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, सो ये कुछ नहीं बट एफआईआईज कहलाए जाते हैं। सो हम लोग एंड में क्या करेंगे, हम लोग एक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, या फिर हम एक कंपनी के होल्डिंग को देखेंगे कि किसने किसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, तो हम बेटर समझ पाएंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, कितने रिटेलर्स है आप और मेरे जैसे, कितना गवर्नमेंट के पास है, कितना एफआईआईज के पास है, कितना डीआईएस के पास है, एंड सो फोर्थ। सो आपको इसमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड हु ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट्स। मार्केट्स के बारे में और समझने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें समझना जरूरी है, हम अब उनको समझेंगे। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और अलग अलग इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं, टू मेक थिंग्स सिंपलर एंड मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, हम आईटीसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न खोलेंगे। तो मैं बीएससी की वेबसाइट पे आया हूँ, वहां पे मैंने सिंपली आईटीसी लिखा, आई गॉट द कंपनीज नेम हियर। आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे होल्डर्स मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। तो जैसे कि हमने जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था शुभ और सोमनाथ का, उसमें वो दोनों मेन पार्टनर्स है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो वो स्टॉक मार्केट की भाषा में प्रमोटर्स कहलाए जाते हैं। आईटीसी के केस में कोई प्रमोटर नहीं है एज सच। ऑलराइट, सो जो भी लोग कंपनी रन करते हैं वो जनरली अपॉइंट किए जाते हैं एज एन एम्प्लॉय, और चाहे वो सीईओ या फिर एमडी हो कंपनी का, वो अपॉइंट किया जाता है एज एन एम्प्लॉय और फिर वो कंपनी को रन करता है। ऐसा कोई मालिक वाला कॉन्सेप्ट आईटीसी में नहीं अप्लाई होता है। सेकेंड वी हैव इज पब्लिक होल्डिंग। सो आप देख पा रहे हो कि पब्लिक होल्डिंग आईटीसी में काफी अच्छी है। कुछ 30 लाख ऐसे शेयर होल्डर्स है जो आईटीसी के शेयर्स होल्ड करते हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम उनके पास वोटिंग राइट्स भी है। एक बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि अगर आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो उस कंपनी के वोटिंग राइट्स भी आपको मिलते हैं। तो कोई भी डिसीजन कंपनी का लिया जा रहा है जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन, तो सारे ही शेयर होल्डर्स से उसके बारे में पूछा जाता है इन दी एजीएम। सो एजीएम इज बेसिकली द एनुअल जनरल मीट। तो हर बार हर कंपनी साल में एक बार मिलती है। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली उसका मेल आपको जरूर आएगा कि अगर आपको एजीएम अटेंड करना है नहीं करना है। सो उस एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स जो मौजूद होते हैं उनका वोट लिया जाता है कि क्या हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप इसकी सहमति दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सो दोस थिंग्स हैपन इन द एजीएम। सो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि पब्लिक होल्डर्स जो भी है 30 लाख, उन सभी के पास वोटिंग राइट्स भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ शेयर्स जो इन पब्लिक होल्डर्स के पास है। सो ये 30 लाख पब्लिक होल्डर्स के पास करीबन करीबन इतने शेयर्स है। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स विच दीज शेयर होल्डर्स हैव, एंड वैसे ही और भी पार्टिसिपेंट्स है इस कंपनी में जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स है। सो आइए उसको देखते हैं। तो मैं खोलता हूँ स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर। जैसे कि आप जानते हो कि प्रमोटर ग्रुप के पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जनता के पास है, जिसमें इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। तो समझते हैं कौन से लोग हैं यहाँ पे। सो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है। ये म्यूचुअल फंड्स कौन होंगे? ये म्यूचुअल फंड्स अगर इंडिया बेस्ड है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे, बैंक्स भी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, एलआईसी ने भी यहाँ पे पैसा डाला हुआ है। राइट, सो सब टोटल ऑफ वन इज बेसिकली जो भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनका पूरा पूरा सब टोटल है। इतने सारे इन्वेस्टर्स है हमारे पास और इतने उनके नंबर ऑफ शेयर्स है। ऑलराइट, वैसे ही जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है। तो ये सारे जो नाम आप देख पा रहे हो ये बाहर के लोग हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए इनका कैटेगरी बनता है कैटेगरी सब 2। ऑलराइट, एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि B1 ये हुआ, B2 ये हुआ, बट इस कंपनी में हमको इस तरीके से दिख पा रहा है। देन हमारे पास और कौन है एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ शेयर होल्डर इन दिस कंपनी? हमारे पास गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर प्रेसिडेंट के नाम से शेयर्स होते हैं जनरली जब भी गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वो हम देख पा रहे हैं। सो दैट इज देयर। एंड लास्टली कुछ नॉन इंस्टीट्यूट्स है। नॉन इंस्टीट्यूट्स का मतलब इंपॉर्टेंट लोग है बट वो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है। सो उसमें हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट है जिनके पास कुछ शेयर्स हो, क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियों में ये देखा जाता है कि व्हेनेवर देयर आर गुड मैनेजरियल पोजीशंस जो कि बहुत सालों से कंपनी को सर्व कर रहे हैं, तो अलॉन्ग विद नॉर्मल सैलरी उनको कंपनी के स्टॉक्स भी दिए जाते हैं ताकि उनको भी कंपनी जब ग्रो करे तो उनको भी उनकी वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिले। सो दैट थिंग इज आल्सो देयर योर। ऑलराइट, सो आप देख पा रहे हो कि एक कंपनी में कितने अलग-अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कितने अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में अपना पैसा निवेश करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसी के साथ-साथ सिंस हम बीएससी की वेबसाइट पे है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, दैट इज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑलराइट, सो मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया है उस केस में। सो रिलायंस के एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का लिखा हुआ है 16,75,000 करोड़। ऑलराइट, सो करीबन करीबन 17 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस आज के टाइम पे, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है।
जिसको ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं एमआरएफ का स्टॉक प्राइस 1 लाख से ज्यादा है बट रिलायंस का सिर्फ 2500 है, तो रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी कैसे हुआ? ध्यान रहे, स्टॉक प्राइस से कंपनी का वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता कि कंपनी कितनी बड़ी है, बट रादर उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिटरमाइन होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो मार्केट कैप को अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था कि रिलायंस से कुछ 6,75,000 शेयर्स आज के टाइम पे आउटस्टैंडिंग है और इतने शेयर्स कंपनी ने बनाए हैं, इशू किए हैं। तो वो शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे विद द शेयर प्राइस दैट इज 2500, तो आपको कंपनी का टोटल मार्केट कैप मिलेगा। और एक रफ एग्जांपल लेते हैं तो 7 लाख को आप अगर 2500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका नंबर इसके आसपास आएगा। तो ये कंपनी की टोटल वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं वो लेना है, साथ ही में कंपनी का शेयर प्राइस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कंपनी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। हाउएवर देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जब आप कोई भी कंपनी का बीएससी पे नाम लिखोगे और उसका मार्केट कैप देखोगे तो एक और मार्केट कैप साथ में जुड़ा हुआ होगा जिसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मार्केट कैप एफएफ। अब ये एफएफ क्या हुआ? दिस इज फ्री फ्लोट। सो ये फ्री फ्लोट कुछ 8,38,000 करोड़ का रिलायंस का है। तो आइडिया बहुत सिंपल है, यहाँ पे 16,75,000 करोड़ कंपनी की टोटल वैल्यू है, बट इसमें से कुछ 49-52% जितना होल्डिंग ऐसे लोगों का है जो शायद नियर टर्म में कंपनी के शेयर्स को सेल ना करे। कौन है ये लोग? ये मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, जो प्रमोटर्स है कंपनी के, वो बहुत अनलाइकली है कि वो ये शेयर्स अपने सेल करे। तो जब भी ऐसे लोग होते हैं कंपनी में, प्रमोटर्स होते हैं, तो इन प्रमोटर्स की होल्डिंग को हटा दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि कितना प्रपोर्शन आम जनता या फिर इंस्टीट्यूट्स के पास है जो कि एक्चुअल में बाई सेल करेगा इन शेयर्स के साथ। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा, करीबन करीबन 50% जितना अंबानी फैमिली के पास है या फिर इन वन वे और दी अदर प्रमोटर ग्रुप के पास है जो कि अंबानी फैमिली से लिंक्ड है। सो बचा हुआ 50% जो है, ऑलराइट, वो आपका फ्री फ्लोट बनता है, या फिर वो परसेंटेज जो कि प्रमोटर्स होल्ड नहीं करते हैं वो आपका फ्री फ्लोट बनता है। तो यहाँ पे जो 8,40,000 करोड़ है वो ऑलमोस्ट हाफ है कंपनी के एक्चुअल मार्केट कैप से। तो वो आपका क्या बनता है? रिलायंस के केस में आपका वो फ्री फ्लोट बनता है। आप दूसरी कंपनीज को देखोगे तो उसमें फ्री फ्लोट का परसेंटेज डिफरेंट होगा। रिलायंस के केस में 50% जैसा क्यों है? बिकॉज प्रमोटर ग्रुप 50% जितना होल्ड करता है। आप कोई बैंक में जाओगे, बैंक का देखोगे तो आपको वो 15% 12% प्रमोटर होल्डिंग दिख सकता है। किसी और कंपनी में जाओगे तो वो वेरी कर सकता है। और इट्स वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमको समझनी जरूरी है कि हाँ, कंपनी की पूरी वैल्यू तो 17.25 लाख करोड़ है, बट कंपनी की ऐसी वैल्यू जो कि मार्केट में ट्रांजैक्ट होगी वो कितनी है? वो आपकी 8,38,000 करोड़ जितनी है रिलायंस की एज ऑन 24 अगस्त, जब मैं ये स्टॉक का प्राइस देख रहा हूँ। सो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैप और मार्केट कैप फ्री फ्लोट क्या होता है। ऑलराइट, अगर हम ये चीज समझ पा रहे हैं तो हमको इंडेक्स को समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडेक्स को समझने के लिए मैं क्या करूंगा? इंडेक्स को समझने के लिए मैं एक एक्सेल शीट खोलूंगा। उसमें हम मान के चलते कि निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं। सो वैसे ही मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास कंपनीज लिस्टेड है। तो आई हैव ए बी सी डी ई कंपनीज। ऑलराइट, ये 5 कंपनियां हैं मेरे इंडेक्स में। जैसे कि निफ्टी में 50 है और सेंसेक्स में 30 है, मैंने एक इंडेक्स बनाया जहाँ पे ये 5 कंपनियां हैं। अब ये 5 कंपनीज, मान लो पहली कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, दूसरी कंपनी का 5,000 करोड़ है, तीसरी कंपनी का 3,000 करोड़ है, चौथी कंपनी का 1,000 करोड़ है और लास्ट कंपनी का 20,000 करोड़ है। ऑलराइट, ये कौन सा मार्केट कैप है? ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। ध्यान में रखिएगा, मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ और ना कि मैं फुल फ्लोट मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, जो कि रिलायंस के केस में 17.25 लाख करोड़ था और फ्री फ्लोट कुछ 8 लाख करोड़ के आसपास। तो मैं फ्री फ्लोट की ही बात कर रहा हूँ। अब ये टोटल कितना बनता है? फ्री फ्लोट के टोटल को मैं निकाल रहा हूँ। ये बनेगा मेरा टोटल करीबन करीबन 39,000 करोड़। ऑलराइट, 39,000 करोड़। तो जो पहली कंपनी है उसका वेट आएगा इंडेक्स में 25%, दूसरी का आएगा, लेट्स कैलकुलेट फॉर द सेकेंड वन, यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ ताकि ये मूव ना करे, और बाकी सबका हमारे पास रिस्पेक्टिवली परसेंटेज आएगा। ये टोटल 100 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि जो इंडेक्स हमारा बना है, ठीक है, जो भी हमारे इस इंडेक्स को हम नाम दे देते हैं अपसर्ज इंडेक्स, तो इन दैट केस जो भी इंडेक्स हमारा बना है उसमें 5 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 होती है, सेंसेक्स में 30 होती है, बट हमारे इंडेक्स में 5 कंपनियां हैं। कंपनी ए का वेटेज हमारे इंडेक्स में 26% है, कंपनी बी का 13% है, कंपनी सी का 8% है, कंपनी डी का 3% है और कंपनी ई का 51% है। ये वेट क्यों ऊपर नीचे है या कम ज्यादा है? इट इज बिकॉज
कि उन 5 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत अलग-अलग है। जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा होता है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है। वैसे ही हमारे निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स भी बनते हैं। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, जिनका मार्केट कैप इंडिया में अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में कि भाई सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी नंबर 1 होगी, फिर सबसे सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी नंबर 2 होगी। उनको मैं लिस्ट डाउन करूँ तो जो टॉप 50 कंपनीज है, उनके फ्री फ्लोट के अकॉर्डिंग उनका वेटेज डिसाइड होता है निफ्टी इंडेक्स में, और फिर निफ्टी इंडेक्स या फिर सेंसेक्स इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है। वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज का मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है इंडेक्स बनाने के लिए। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्कआउट होता है, कैसे चल रहा है। ऑलराइट, वो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो बट फ्री फ्लोट कम हो, जिसकी वजह से उसका इंडेक्स में वेट भी कम हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल टीसीएस और इन्फोसिस का है। इन्फोसिस का दो टोटल मार्केट कैप टीसीएस से कम है, बट इन्फोसिस का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है, इसलिए उसका वेटेज भी इंडेक्स में ज्यादा है। ऑलराइट, सो वो चीज फर्क पड़ जाती है कि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए या फिर इंडेक्स का प्रपोर्शन डिटरमाइन करने के लिए फ्री फ्लोट कंसिडर किया जाता है, ना कि फुल फ्लोट। सो एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और गोज विदाउट सेइंग, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है तो उसका वेटेज ज्यादा होगा और उसका एक इन्फ्लुएंस भी इंडेक्स पे ज्यादा होगा। जब मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि आज इस पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमने क्रिएट किया है उसमें स्टॉक ई का 51% वेटेज है। तो इसका मतलब अगर स्टॉक ई थोड़ा सा भी मूव करता है तो इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली मेरा मूव कर जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द फ्री फ्लोट ऑफ द इंडेक्स ऑफ द कंपनीज एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल मार्केट्स ऑफ आवर कंट्री। अब हम जानेंगे कि ब्रोकर का पोर्टल कैसा दिखता है, एंड आपको इस पे लॉग इन करने के लिए आपका केवाईसी करना जरूरी है। तो आप एक बार केवाईसी फिनिश करते हो तो आपका कुछ ब्रोकर पोर्टल इस तरह दिखेगा। मैंने धन के पोर्टल पे लॉग इन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा होम पेज खुला हुआ है धन पे, वेर आई एम एबल टू सी मल्टीपल थिंग्स। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे कि होती क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे, ये मेरी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट इज बेसिकली अगर आपको कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी है, आपको देखना है उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है डेली बेसिस पे, क्या न्यूज आ रही है, क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। धन में पहली वॉच लिस्ट बाय डिफॉल्ट एफएनओ के लिए है, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एडवांस ट्रेडर्स लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक सम गेन्स टू ट्रेड इन द मार्केट्स। दैट इज वन। देन वी हैव द फर्स्ट वॉच लिस्ट। ऐसे करके आप 10 वॉच लिस्ट टोटल क्रिएट कर सकते हो धन पे, और हर एक वॉच लिस्ट में 100 स्टॉक्स हो सकते हैं। कुल मिला के आपके पास 1000 स्टॉक्स के टोटल वॉच लिस्ट बन सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप आई करके एक वॉच लिस्ट देख रहे हो, विच नथिंग मीन्स बट इन्वेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रोकर। जब भी आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हो ये ब्रोकर के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है इन ऑर्डर टू लेट यू नो कि आपका जो स्टॉक आपने बाय किया है वो कैसा मूवमेंट दिखा रहा है। ऑलराइट, इस तरीके से यहाँ पे वॉच लिस्ट काम करती है। वॉच लिस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना जरूरी है व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। The next few things that we need to understand are होम पेज। तो होम पेज पे मैं हूँ, होम पेज पे हम देख पा रहे हैं ऑल स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स। इसका मतलब क्या है, जब मैं ऑल पे रहता हूँ तो चाहे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो या फिर ईटीएफ्स दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, उन सभी की कंबाइंड वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। ईटीएफ्स क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है तो हमने हिंदी में ईटीएफ्स के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहे हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप वो वीडियो ईटीएफ्स के बारे में जानने के लिए देख लो। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपको आपका पोर्टफोलियो वैल्यू दिखेगा जो कि सिर्फ स्टॉक्स रिलेटेड होगा। वैसे ही अगर सिर्फ आप ईटीएफ से क्लिक करते हो तो आपका जो ईटीएफ रिलेटेड पोर्टफोलियो है, क्या वैल्यू है, क्या आपने इन्वेस्ट किया था, वो सारी चीजें आपको दिखेगी। तो पहली चीज जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली आपको दिखाता है कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। जो करंट वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू दिखाता है। जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉसेस है वो आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने कितने रुपए कमाए या फिर कितने रुपए गवाए वो दिखाता है, अलॉन्ग विद द नंबर इन परसेंटेज टर्म्स एज वेल। और उस पर्टिकुलर डे पे जब मार्केट्स ओपन है और जब मार्केट्स मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, आपका स्टॉक मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो उस पर्टिकुलर डे पे आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स या परसेंटेज टर्म्स में कितना पैसा कमा रहे हो वो आपको दिखाता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, एनएससी और बीएससी। ऐसे ही और स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं और जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट फेमस ये दोनों है।
तो आप किन चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो? आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो जो कि इक्विटीज़ होता है, आप ईटीएफ्स में ट्रेड कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो और कमोडिटीज़ में कर सकते हो। कुछ-कुछ चीज़ों के लिए और भी एक्सचेंजेस है जहाँ पे ये ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल एमसीएक्स होता है यूज़ जहाँ पे आप कमोडिटीज़ की ट्रेड करते हो। बट ब्रोकर पोर्टल पे सारे ही मेन एक्सचेंजेस कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। हाउएवर एज़ अ बडिंग इन्वेस्टर, एज़ अ न्यू इन्वेस्टर, इक्विटीज़ और ईटीएफ्स के बारे में समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ हम एज़ एन इन्वेस्टर इनसे ही हमारी शुरुआत जनरली करते हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बैलेंस दिखाता है कि कितने रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं अभी धन के थ्रू या फिर आपके धन अकाउंट में पड़े हैं बट आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। ऑलराइट, वो चीज़ बताता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग पार्टनर्स हैं जिनके साथ इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने टाई अप किया हुआ है। सो देयर इज़ वन क्लिक, देयर इज़ ऑप्शन ट्रेडर जो इनका खुद का एक एप्लीकेशन है, क्विको है जो कि टैक्स फाइलिंग के लिए हेल्प कर सकता है धन के यूजर्स को, एंड यहाँ पे अपसर्च के ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्सेज के बारे में एक प्लगइन रखा हुआ है। ऑलराइट, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन लुक एट इज द मार्केट वॉच। अब मार्केट वॉच क्या बताता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर आर टू मेन इंडाइसेस या फिर दो इंडाइसेस जो इंडिया में बहुत फेमस है, निफ्टी इंडेक्स और बीएससी का सेंसेक्स इंडेक्स। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बैंक जो है एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है जो कि इंडिया के बैंकिंग स्टॉक से बना है। सो निफ्टी बैंक में इंडिया के बैंकिंग स्टॉक्स है, अगेन टॉप परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक्स है जिसके हेल्प से ये इंडेक्स बना है, और उन स्टॉक्स की जब जब मूवमेंट रहती है तो निफ्टी बैंक में भी आपको मूवमेंट देख सकते हो। वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इज बेसिकली कि पहली 50 कंपनी जो इंडिया में टॉप में है वो तो निफ्टी में है, बट जो 51 से 100 वाली कंपनी है या फिर ऐसी जो कंपनी जो शायद निफ्टी 50 का कभी पार्ट बन सके, वो इंडेक्स पर्टिकुलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है। ऑलराइट, सो देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विद दिस। इंडिया में कैसे क्लासिफाई होता है कि कोई कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है? ये जो दो बड़े इंडाइसेस है निफ्टी और सेंसेक्स, इनमें तो आपको सिर्फ लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप कंपनी से दिखेगी जो कि खराब परफॉर्म करे या फिर डूब जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं, हमने बहुत देखा है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज डूबती है इंडिया में, यूएस में, बहुत जगह। सो ऐसा नहीं है कि चांसेस जीरो है, बट कम प्रोबेबिलिटी होती है कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे क्लासिफाई होता है। सो इंडिया में अगर आप सारी ही कंपनीज को लिस्ट डाउन करो और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैप के बेसिस पे अरेंज कर दो, तो जो पहली 100 कंपनियां होती है वो लार्ज कैप कंसिडर होती है। तो जो जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है और जो पहली 100 कंपनियां होती है उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। जो 101 से लेके 250th रैंक वाली कंपनीज है उनको हम मिड कैप बोलते हैं, और उसके बियॉन्ड जो कंपनीज होती है उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन जनरली रहता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ही आप जनरली बड़े बड़े इंडाइसेस में देखते हो जैसे कि निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स में। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस नहीं होते या फिर वो स्टॉक्स के कोई इंडेक्स नहीं बनते। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी है जहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स है। ऑलराइट, वैसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी निफ्टी का एक इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 100। ऑलराइट, सो अलग अलग तरह के इंडाइसेस बन सकते हैं। इंडाइसेस बनाना बहुत ईजी है, आप और मैं भी बना सकते हैं। मैंने एक इंडेक्स आपके सामने ही बनाया था 5 स्टॉक्स का, ABCD, और मैंने उसमें मार्केट कैप के वैल्यूज प्लग इन किए थे। अगर आपको सिर्फ इंडिया में FMCG स्टॉक्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो ट्रैक करना है, सो यू हैव निफ्टी FMCG फॉर दैट। वैसे ही निफ्टी IT भी है आपके लिए। सो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये मार्केट का आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव इज द मार्केट पार्ट। और अभी मार्केट आवर्स क्लोज हो गए हैं इसलिए हम यहाँ पे और चीजें नहीं देख पा रहे, बट अगर मार्केट आवर्स ओपन होते तो हम यहाँ पे अभी मार्केट्स में क्या मूव कर रहा है, कैसी चीजें चल रही है, वो हम लाइव स्कैन कर पाते। स्टॉक्स जो पर्टिकुलरली कैसा परफॉर्म किए हैं उस पर्टिकुलर डे पे, कौन सबसे ज्यादा गेन किया, कौन सबसे ज्यादा लूज किया, किसने अपना 52 वीक हाई बनाया इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, किसने अपना 52 वीक लो बनाया इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। कोई वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें हुआ। बाय वॉल्यूम व्हाट आई मीन इज किसने, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा लेनदारी देनदारी हुई। ऑलराइट, सो वो वॉल्यूम हो जाता है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सिर्फ लोग आज बाई करने आए थे, सेल करने आए नहीं थे। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सिर्फ लोग आज सेल करने आए थे, बाई करने आए नहीं थे। ऑलराइट, सो वो सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे इंडाइसेस के बारे में पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में भी इस तरीके से चीजें पढ़ सकते हो, बट हालांकि अभी हम नए हैं मार्केट्स में तो ये चीज हमें समझना इतना शुरू में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर ऑन हम इसको समझेंगे कि अगर आप वन स्टेप अहेड हो तो आप हमारी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज देख सकते हो जहाँ पे हमने
इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को कवर किया है और फिर आप अपसर्व जैसा प्लेटफॉर्म को देख सकते हो जहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है बाय वेरियस मेंटर्स एंड वेरियस ट्रेडर्स जो कि मार्केट में 10 साल, 15 साल, 20 साल, इनफैक्ट 38 ईयर्स तक से है। नेक्स्ट अप यहाँ पे मेरा ETFs है। सो ETFs जैसे मैंने ये कहा कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर आप ETFs के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो पे जा सकते हो जो कि ETFs के बारे में डिस्कस करता है और जो कि हिंदी में बना हुआ है। सो यूल डेफिनेटली एंजॉय दैट। आफ्टर दैट हमारी वॉच लिस्ट है, ये वही वॉच लिस्ट है जो मेरी यहाँ थी और इट्स नथिंग डिफरेंट विद दैट। देन FNO मेरी पहली वॉच लिस्ट थी, यहाँ पे वो वॉच लिस्ट है। जो वॉच लिस्ट मैं सेकंड क्रिएट कर रहा हूँ वो यहाँ पे है। ऑलराइट, देन आई हैव माई पोर्टफोलियो। अगेन ये हमने देखा था कि मेरे पोर्टफोलियो में भी कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना करंट वैल्यू है, कितना मैं गेन लॉस कर रहा हूँ। फिर ये मेरी पोजीशंस है। तो ये क्या कहता है बेसिकली, मान लो आज मैंने रिलायंस के 10 शेयर के ऑर्डर डाले थे। अब जब मैंने 10 शेयर के रिलायंस के ऑर्डर डाले थे तो आज की पोजीशन हुई मेरी, ठीक है, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो जो आज की पोजीशन मेरी ओपन होती है वो मुझे यहाँ दिखती है। आई एम होपिंग कि आप सभी को याद है कि हमने CDSL और NSDL के बारे में बात की थी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। तो देखिए, जब भी आप कोई स्टॉक बाई करते हो, से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस बाई कर रहे हो, सो आपकी पोजीशन रिलायंस की उस दिन के लिए ओपन रहती है, आपने बाई किया, ऑलराइट, आपके पास वो पोजीशन बनी है। आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक तुरंत उसी दिन पे नहीं आता है। आपके डीमैट अकाउंट में वो सेटलमेंट T+1 डे की साइकिल पे होता है। बाय व्हाट डू आई मीन बाय T+1 साइकिल इज कि आपने आज एक मार्केट डे में स्टॉक खरीदा है। मार्केट डे मतलब मंडे टू फ्राइडे अंटिल अनलेस देयर इज नो हॉलीडे। अगर आपने मंडे को स्टॉक खरीदा तो +1 दैट इज ट्यूसडे को आपको अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में T+1 साइकिल यूज होती है काफी स्टॉक्स के लिए। काफी स्टॉक्स के लिए T+2 साइकिल भी यूज होती है। हालांकि हम धीरे धीरे T+1 साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे ही जब आप कोई चीज बेचते हो तो अकाउंट में पैसा आपके पास तुरंत उसी टीएथ डे पे नहीं आता है। T+1 या T+2 साइकिल फॉलो करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा स्टॉक बेच रहे हैं यहाँ पे। सो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। सो कभी पैनिक मत होइएगा कि आपने 1 लाख का रिलायंस बेचा था फिर भी आपको आपके ब्रोकर अकाउंट में कम पैसे दिख रहे हैं। दैट इज नॉट द केस। आपको अगले दिन या फिर T+2 के साइकिल पे आपको उस दिन पे वो स्टॉक की वैल्यू सारी की सारी दिखी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज ऑर्डर्स। अगर आपने कोई ऑर्डर डाला है वो क्लियर नहीं हुआ अभी तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में दिख जाएगा। सो एक बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज को एनालाइज करने का। अब मैं आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाई सेल कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। और इट वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने स्टॉक पे क्लिक किया था, आप जरूरी नहीं है कि अपनी वॉच लिस्ट में से स्टॉक को क्लिक करिए, आप यहाँ सर्च करके भी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। और रिलायंस मैंने ढूंढा है। यहाँ पे जैसे मैंने रिलायंस ढूंढा उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर टाइम फ्रेम में वो दिखाया जा रहा है। और यू कैन इजीली सी कि 1 ईयर में कंपनी ने ठीक परफॉर्म किया है, 5 ईयर में भी ठीक परफॉर्म किया है। पिछले 5 डेज में हालांकि कंपनी थोड़ा सा रेड रही है और पिछले 1 मंथ में भी ठीक परफॉर्मेंस था, 6 मंथ्स में भी ठीक परफॉर्मेंस था। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन सी हियर। अगर आप कंपनी को बाई सेल करना चाहते हैं, फिर कंपनी के शेयर्स बाई सेल करना चाहते हैं तो आप बाई या सेल ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूं तो एक ऐसी विंडो पॉपअप होती है। हम एज एन इन्वेस्टर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मैं इन्वेस्टिंग पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे मेरी क्वांटिटी फिल कर सकता हूँ। अब आपको पता है कि आप कितना अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। से फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए तो आप रिलायंस के 20 शेयर्स या फिर 22 शेयर्स खरीद पाएंगे। तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी 22 डाल सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। ऑलराइट, सो दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने बैलेंस के साथ यहाँ आ रहे हैं और आप अपना प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइजेस या फिर मार्केट ऑर्डर आपके दो तरह के होते हैं मेनली जो आपको अभी समझना है। वन इज मार्केट ऑर्डर एंड द सेकंड इज लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या रहता है, लिमिट ऑर्डर में आइडिया बहुत सिंपल है। अब जब आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप एक फिक्स प्राइस ब्रोकर को दे देते हैं कि भाई रिलायंस के शेयर मुझे खरीदने तो है 20, बट मुझे एक फिक्स प्राइस पे ही खरीदने हैं। अगर प्राइस उससे ऊपर जा रहा है तो मुझे नहीं खरीदने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है कि आपको रिलायंस के शेयर 2470 पे ही खरीदने हैं। आपका मन नहीं है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस दिख रहा है 2479 आपको उस पर बाई करने हैं। आपका मन है कि 2470 पे ही आपको बाई करना है। तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे प्राइस वेरी कर सकते हो और लिख सकते हो 2470 along with the quantity। अगेन क्वांटिटी बट ऑब्वियसली नेसेसरी है कि आपको ऐड करनी ही करनी है। तो आप लिमिट ऑर्डर के साथ साथ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और वो प्राइस ऐड कर सकते हो जहां पे आपको रिलायंस का स्टॉक बाई करना है। हालांकि मार्केट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस मार्केट आपको दे रहा है आप उस प्राइस पे ले रहे हो। अगेन आइडिया बहुत सिंपल है, एक सब्जी मंडी से कंपेयर करिए। जब सब्जी मंडी वाला आपको कह रहा है कि आपको आलू इतने दाम पे लेना है
और आप ले रहे हो तुरंत के तुरंत बिना कुछ नेगोशिएट किए या फिर बिना कुछ प्राइस बोले या फिर बिना तू मैं किए, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट ऑर्डर हो जाता है। बट जब आप सब्जी वाले से कहते हो नहीं मैं इतने प्राइस पे ही आलू लूंगी, अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, इन दैट केस you are doing what, you are entering a limit order. Alright, so this is how it works around. मार्केट में आपको प्राइस का कंफर्मेशन नहीं मिलता, बट आपका क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगा कि आपको 20 शेयर्स चाहिए, 22 शेयर्स चाहिए, वो आपको मिल ही जाएंगे। बट लिमिट ऑर्डर में आपको प्राइस का कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई आपके पास अगर शेयर्स आ रहे हैं तो इसी प्राइस पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऑलराइट, सो इस तरीके से वर्क करता है। आपको ये चीज समझना जरूरी है। फिर जैसे ही आपका डिसीजन बन जाता है कि आपको बाय ऑर्डर मार्केट पे डालना है या लिमिट पे डालना है, तो आप नीचे बाय का बटन प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेल ऑर्डर के लिए भी आपको इसी तरीके से सोचना है। अगर आप सेल कर रहे हो तो अगर आप मार्केट सेल ऑर्डर डाल रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस पर आपका क्वांटिटी सेल हो जाएगा, और अगर आप लिमिट सेल ऑर्डर डाल रहे हो तो आप एक प्राइस फिक्स कर रहे हो कि भाई मेरे को इस प्राइस पे ही बेचना है। अब ध्यान रहे यहाँ पे आप बेचने की बात कर रहे हो, तो जब आप बेचने की बात कर रहे हो तो आप प्राइस फिक्स कर रहे हो कि मुझे इसी प्राइस पे बेचना है, इससे कम में नहीं बेचना है। In that case you are entering what, you are entering a sale order, alright, sale limit order. So ये चीज समझना बहुत जरूरी है। Again we can hide this particular thing and go ahead and understand other things. So ये चीजें हैं। Then कोई भी ब्रोकर के पोर्टल पे आप जनरली ये चीजें देखोगे कि मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या हाई बनाया था, क्या लो बनाया था, क्या उसकी अपर सर्किट की वैल्यू है, क्या उसकी लोअर सर्किट की वैल्यू है। सो लोअर सर्किट अपर सर्किट बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज डिटरमाइन करता है हर स्टॉक के लिए कि भाई एक दिन में ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा या तो इतना ऊपर जा सकता है या तो इतना नीचे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के लिए वो हो सकती है लिमिट 20% की ऊपर नीचे की हो, कोई स्टॉक की हो सकती है कि 10% की ऊपर नीचे की हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये चीजें वर्क होती है। आई एम होपिंग कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ रही है, जहाँ पे आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो चीजें ऑन अ ब्रोकर्स पोर्टल। इफ यू टेक माई एडवाइस आई वुड ऑलवेज से दैट आपको पहले ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। ETFs क्या होते हैं वो आप बेशक हमारे प्लेटफॉर्म पे ही समझ सकते हो, एंड वंस आपको मार्केट्स के बारे में और समझ में आने लग जाए उसके बाद आप जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स को बाई सेल कर सकते हो। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू स्पीक इन दिस पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो इज कि मार्केट्स में जब आप स्टॉक्स बाई सेल करते हो तो कुछ कुछ टैक्सेस आपको ध्यान में रखने हैं। सो टैक्सेस क्या क्या है, दो तरह के टैक्सेस है जो प्रिडोमिनेटली एक रिटेल इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। वन इज LTCG एंड द अदर वन इज STCG. So LTCG is nothing but long term capital gains tax and STCG is nothing but short term capital gains tax. So मान लो आपने कोई एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए में और आपने उसको बेचा 120 में, तो आपने 20 रुपए का गेन किया। अब ये जो 20 रुपए का गेन है अगर एक साल के अंदर अंदर हो रहा है, मतलब ये खरीदी और ये आपने जो बेचा है वो एक साल के अंदर अंदर हो रहा है, तो आपको STCG लगेगा, दैट इज शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। तो ये 20 रुपए पे आपको 15% का टैक्स देना रहेगा। ऑलराइट, सो दैट इज गेटिंग क्लासिफाइड एज STCG। वैसे ही अगर मान लो आप ये स्टॉक एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो और फिर बेच रहे हो, सो इन दैट केस ये LTCG में क्लासिफाई होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और आपको 10% का ही टैक्स इस पे देना रहेगा। ये गवर्नमेंट या फिर रूल्स इसलिए बनते हैं ताकि लोग ज्यादातर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे और अपने पूंजी को इंक्रीज करे। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ LTCG STCG। 2018 से पहले ये नियम अलग थे। 2018 से पहले LTCG इंडिया में नहीं था मार्केट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, बट 2018 के बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया। सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी आप कोई पुराना आर्टिकल पढ़ो तो आपको शायद उसमें LTCG के बारे में बात होते हुए नहीं दिखेगी, बट उसके बाद वाले आर्टिकल्स में वो आपको दिख जाएगी। सो दैट इज हाउ दिस ओवरऑल मार्केट्स वर्क। सो विद दिस आई एम होपिंग कि आपको मार्केट्स के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। इस अच्छे खासे 35-40 मिनट्स के वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट्स के बेसिक्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने पूरा ट्यूटोरियल देखा है, सो मेक श्योर यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हमको ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए, सो दैट आपके मार्केट की अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको मार्केट्स के बारे में इमीडिएटली जानना है तो हमने एक 2.5 आवर्स का कोर्स बनाया है अराउंड बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म www.upsurge.club पे अवेलेबल है। ये कोर्स को हमारे यूट्यूब के यूजर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं ओनली इफ दे यूज द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वो लिंक पे क्लिक करिए और आप अपना ये फ्री कोर्स एक्सेस कर सकते हो और मार्केट के बेसिक्स के बारे में और जल्दी और अच्छे से जान सकते हो। वो कोर्स जो हमने प्लेटफॉर्म पे बनाया है वो इंग्लिश में है, और ये वीडियो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं गोस विदाउट सेइंग हिंदी में था। जैसे जैसे आप हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक्स के अराउंड मार्केट्स के बारे में जानना है, करना है, हम उसके अराउंड यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे। वन लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, मान लो आपको रिलायंस के बारे में पढ़ना करना है
तो एक बहुत अच्छा टूल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में दैट गोज बाय द नेम screener.in। तो हमने एक 40 मिनट का अच्छा लाइव सेशन लिया था अराउंड हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ screener.in कि रिलायंस एज अ स्टॉक या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जो लिस्टेड है मार्केट्स में उसको कैसे मैं एनालाइज करूँ, उसका बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, वो सारी चीजें अगर मुझे पढ़नी है तो स्क्रीनर एज ए टूल एज अ प्लेटफॉर्म में कैसे यूज कर सकता हूँ सो दैट मुझे पूरा का पूरा कंपनी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो वो आप देख सकते हो। वो इसकी लिंक हम अगेन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप प्लेटफॉर्म को पूरे तरीके से यूटिलाइज करो टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, हाउ स्टॉक मार्केट्स वर्क, हाउ फाइनेंसेस वर्क। And with this, we would like to conclude this session. Thank you so much for listening to us throughout the entire video.